दोस्तों, जेनेवा में हुए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और उनके यूएस काउंटर पार्ट जो बाइडेन के बीच की मीटिंग में दूसरे मुद्दों के साथ साथ इस बात की भी आशंका जताई जा रही थी कि मिडिल ईस्ट में अफगानिस्तान और सीरिया को लेकर चर्चा जरूर हुई होंगी। एक लंदन बेस्ड न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जून में हुए इस मीटिंग में जो बाइडेन ने रशिया को इशारों में ही इजराइल के अगेंस्ट ज्यादा एग्रेसिवनेस से एक्ट करने की छूट दे दी थी। दोस्तों, यदि ये बात साबित होती है तो पहले से कॉन्फ्लिक्ट देख रहे सीरिया में इजराइल और रशिया के बीच किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इन स्पेकुलेशंस के बीच रिसेंटली रशिया के रियर एडमायरल वैदिम क्यूलिट, जो रशियन सेंटर फॉर रिकॉन्सिलिएशन ऑफ अपोजिंग पार्टीज इन सीरिया के डिप्टी चीफ हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने रिसेंटली एलेपो के नज़दीक इजराइल द्वारा लॉन्च किए गए 8 में से 7 मिसाइल्स को मार गिराया है। इस स्टेटमेंट से इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि रशिया सीरियन फोर्सेस को इजरायली रेड्स के खिलाफ मजबूत बनाने के लिए ज़्यादा एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम्स सप्लाई कर रही है। ऑल्दो रशिया और इजराइल एक दूसरे के साथ अनफ्रेंडली नोट पे नहीं है, बट इजराइल के हिजबुल्ला और ईरानियन एफिलेटेड टारगेट्स पे अटैक करने से रशिया फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहा है। इस फ्रस्ट्रेशन की वजह इजराइल द्वारा अपने रिपीटेड ऑफेंस से रशिया द्वारा सीरिया के इस कॉन्फ्लिक्ट में बनाए गए रूल्स ऑफ द गेम का इग्नोरेंस भी है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम रशिया और इजराइल के सीरिया में रिस्पेक्टिव इन्फ्लुएंसेस को जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही देखेंगे कि कैसे रशिया सीरिया में इजराइल को आज चैलेंज कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, अपने नेवल और एयर बेसिस के साथ रशिया का सीरिया में एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस है। 2015 के बाद से खमीम एयरबेस, जो सीरिया के लटाकिया कोस्टल एरिया में स्थित है, रशियन मिलिट्री ऑपरेशंस का एक मेजर हब की तरह उभरा है, जिसे रशिया इस्लामिक स्टेट और रीजन के दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूज करता है। ये एयरबेस रशिया के MiG-29 और Su-24 जेट्स का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्च पैड है। एक रिपोर्ट के अनुसार रशियन फाइटर जेट्स अभी तक 200 से ज़्यादा टेररिस्ट को सीरियन सिटी पेलमायरा में एलिमिनेट कर चुके हैं। रशिया के क्लेम के अनुसार इन टेररिस्ट के अलावा उन्होंने 2 टेरर कैंप्स, हैवी मशीन गन से लदे 24 पिकअप ट्रक्स और IEDs के डेवलपमेंट में यूज होने वाले म्यूनिशंस और कंपोनेंट्स के 500 kg से ज़्यादा की सप्लाई को भी डिस्ट्रॉय किया है। दोस्तों, इसके अलावा रशिया ने सीरिया के टार्टस एरिया में एक नेवल बेस भी बना रखा है, जिसे अब वो एक्सपैंड करने के प्लान में है। इस एक्सपेंशन के तहत टार्टस नेवल बेस में एक फ्लोटिंग बेस बनाने की प्लानिंग है, जो पोर्ट के शिप रिपेयरिंग फैसिलिटीज को बूस्ट करेगा। रशिया ने अपने कई वेपन्स जैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी सीरिया में डिप्लॉय कर रखे हैं। इन वेपन्स में कॉम्बैट ड्रोन्स जैसे क्रांशदात ओरियन, लैंसेट 3 और कुब शामिल है। इन ड्रोन्स में ओरियन लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन रशिया का US द्वारा बनाए गए MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन का काउंटर है, जो सीरिया में 2015 से ऑपरेशनल है। रशिया के कामिकेज ड्रोन्स को भी सीरिया में काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए डिप्लॉय कर रखा है। हाल ही में रशियन मीडिया द्वारा रिलीज्ड एक वीडियो में रशिया का लैंसेट 3 इडलिब रीजन में एक व्हीकल को डिस्ट्रॉय करता हुआ नजर आया है। इस व्हीकल को एक टेररिस्ट ग्रुप हयात तहरीर अल शाम द्वारा ऑपरेट किए जाने की खबर थी। इन सब के साथ सीरियन आर्मी ने रशिया के बने BUK M2E मिसाइल सिस्टम्स को अपने एयर डिफेंस मेजर की तरह डिप्लॉय कर दिया है। इस सिस्टम ने जुलाई में इजराइल एयरफोर्स के F-16 जेट्स द्वारा लॉन्च्ड 4 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया था। इस अटैक के बाद इजरायली फाइटर ने 8 और मिसाइल्स एलेपो से साउथ वेस्ट की तरफ फायर की थी, जिनमें से 7 मिसाइल्स को रशिया ने पेंसीर S और BUK M2 सिस्टम्स ने मार गिराया था। दोस्तों, रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम की सक्सेस इसी रीजन में हुए रशिया और इजराइल के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट की विपरीत नजर आती है। 1970 में हुए इस कॉन्फ्लिक्ट की चर्चा हम आगे करेंगे। दोस्तों, आइए अब हम सीरिया में एक्टिव इजराइल एसेट्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। इजराइल ने हाल के समय में सीरिया और पास के इराक रीजन में कई स्ट्राइक्स किए हैं। इजराइल एयरफोर्स के F-35I और F-16 जेट्स इन एयर रेड्स को रूटीनली कंडक्ट करते हैं। 2019 में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन द्वारा पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल द्वारा इन ऑपरेशंस को कंडक्ट करना ईरान द्वारा हिजबुल्ला और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स को दिए जाने वाले सपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए है। ईरान के इन मिलिशियाज से इजराइल के नदन बॉर्डर को खतरा है। इन रेड्स के थ्रू इजराइल इस रीजन के 3 मेन एक्टर्स असाद रजीम, ईरान और रशिया को डिटरेंस कैपेबिलिटी का
मैसेज भी देता है। अपने नवंबर में गए रेड से इजराइल ने रशिया के सामने इस बात को क्लियर कर दिया था कि जब तक यहाँ से ईरानियन एलिमेंट्स को बाहर ना कर दिया जाए, सीरिया एक अनस्टेबल बैटल ग्राउंड बना रहेगा। ये रेड्स रशिया के उस कमिटमेंट की रिमाइंडर भी थी जिसमें रशिया ने ईरानियन कुर्द फोर्सेस को इजराइल के बॉर्डर से 50 माइल दूर रखने का वादा किया था। इन रेड्स ने इस बात को क्लियर कर दिया कि यदि रशिया अपने साइड की कमिटमेंट को अपहोल्ड नहीं करता तो इजराइल सीरिया में अपने अटैक्स को इंटेंसिफाई कर देगा। इजराइल के बने हरोब ड्रोन्स 70 पाउंड के एक्सप्लोजिव को डिटोनेट करने के कैपेबल हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट में इनके यूज की स्पेकुलेशंस की जा रही हैं। हरोब की मैक्सिमम स्पीड 115 माइल्स पर आवर है और ये बैटलफील्ड में 6 घंटों तक एक्टिव रह सकते हैं। इसके साथ इजराइल डिफेंस फोर्सेस द्वारा जीपीएस बेस्ड गाइडेड डेलिला क्रूज मिसाइल्स के यूज की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। दोस्तों, ये तो हुई करंट सिचुएशन की बात, पर आइए हम अब एक सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर नजर डालते हैं जो 1970 में इजराइल और रशिया के बीच हुई थी। दोस्तों, आज से लगभग 50 साल पहले यूएस और फॉर्मरली सोवियत यूनियन कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के एक्सपेंशन के लिए आइडियोलॉजिकल बैटल में एक दूसरे के सामने खड़े थे। मिलिट्री अलायंसेस के इस दौर में इजिप्ट सोवियत यूनियन के सपोर्ट का रेसिपिएंट था और इजराइल से 1967 के 6 डे वॉर में हुई हार के मिलिट्री और इकोनॉमिक लॉसेस से रिकवर करने के प्रयास कर रहा था। उस समय के इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल नसीर इस हार से ये तो समझ चुके थे कि इजराइल से कन्वेंशनल वॉर में जीत हासिल करना कठिन है और इसलिए उन्होंने एट्रिशन वॉरफेयर का रास्ता अपनाया। दोस्तों, एट्रिशन वॉरफेयर एक ऐसा वॉरफेयर टैक्टिक का नाम है जिसमें दुश्मन की मिलिट्री एबिलिटी को गुरिल्ला वॉरफेयर, पीपल्स वॉर या जमीन पे मौजूद उनके सारे रिसोर्स को तबाह कर कमजोर बनाया जाता है। इस वॉरफेयर में डिसीजिव या कन्वेंशनल बैटल्स को छोड़ सारे मेथड्स अपनाए जाते हैं। 1967 के बाद लगातार 3 सालों तक इजराइल ने स्ट्रेटजिक सुएज कैनाल रीजन में इजिप्शियन आर्टिलरी और स्पेशल फोर्सेस के अटैक को विटनेस किया। इन अटैक्स का रिवेंज इजराइल ने तब के यूएस मेड F-4 फैंटम फाइटर जेट से लिया। इन जेट्स की हेल्प से इजराइल ने इजिप्ट की टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक्स किए। इन एयर रेड से परेशान होकर इजिप्शियन प्रेसिडेंट ने मिलिट्री असिस्टेंस के लिए अपने सोवियत अलाइज से मदद मांगी। यूएसएसआर की मदद से इजिप्ट एक मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क सुएज कैनाल के साथ बनाने में कामयाब हो जाता है। इसके साथ ही ऑफेंसिव एयर ऑपरेशंस शुरू हो जाते हैं जिसमें ऑल्दो इजरायली फाइटर जेट्स इजिप्ट के जेट को मार गिराने में सक्षम दिखते हैं, लेकिन सोवियत एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के कई फाइटर जेट्स को अपना निशाना बनाने में कामयाब होते हैं। यूएसएसआर के इन सरफेस टू एयर मिसाइल्स ने इजराइल के एयर ऑपरेशंस पे लगभग रोक सी लगा दी थी। सोवियत यही नहीं रुके। इन सरफेस टू एयर मिसाइल्स के बाद उन्होंने अपने MiG-21 फाइटर्स भी डिप्लॉय कर दिए जो इजिप्ट के ऊपर एक डिफेंसिव एयर पेट्रोल करने लगे। आज के सीरिया की तरह दोनों देश इस बात की कोशिश तब भी कर रहे थे कि डायरेक्टली एक दूसरे से इंगेज ना हो, पर दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले गए। इन एस्केलेशंस की हाइट तब पहुंची जब एक इजरायली A-4 स्काई हॉक को सोवियत एयर टू एयर मिसाइल ने मार गिराया। अपने लॉस से परेशान इजराइल ने बदला लेने का डिसीजन लेते हुए रशियन स्पीकिंग इजरायली रेडियो ऑपरेटर से सोवियत कम्युनिकेशन मॉनिटर करवाना शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन रिमन 20। 30 जुलाई 1970 के दिन यूएसएसआर को धोखा देते हुए इजराइल ने 24 सोवियत MiG-21 जेट्स को एक इजरायली एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए उकसाया। जैसे ही मिग्स लोकेशन पर पहुंचे, 16 इजरायली फैंटम्स और मिराज 3 फाइटर जेट ने उन पर हमला कर दिया। 3 मिनट के अंदर 5 मिग मार गिराए जाते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल ने AIM-7 स्पैरो और AIM-9D साइड विंडर का प्रयोग किया था। यह एट्रिशन वॉर का अंत यूएस द्वारा करवाए गए सीज फायर के बाद हुआ। ऑपरेशन रिमन 20 में अपनी हार का बदला सोवियत 3 साल बाद ले पाते हैं जब उनकी सरफेस टू एयर मिसाइल्स गोलान हाइट्स और सुएज कैनाल के ऊपर कई इजरायली मिलिट्री एयरक्राफ्ट को अपना निशाना बनाती हैं। दोस्तों, जो सिचुएशन इजराइल और यूएसएसआर के बीच सुएज कैनाल के बीच बनी थी, सिमिलर सिचुएशन आज सीरिया में बनती दिख रही है। लेकिन आज लगभग 50 साल के बाद रशिया शायद वो यूएसएसआर नहीं है जो 1970 में हुआ करता था। सीरिया में मौजूद मल्टीपल प्लेयर्स भी इस कॉन्फ्लिक्ट को डिफरेंट शेड्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही यूएस की न्यू मिडिल ईस्ट पॉलिसी, जिसके तहत हमने अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप्स के इवैक्यूएशन को देखा, सीरिया में यूएस इन्वॉल्वमेंट को लेकर अभी कुछ कह पाना मुश्किल है।
पर रशिया के ऑफेंस से इस बात को क्लियरली समझा जा सकता है कि वो अपने हथियार नीचे करने के पक्ष में नहीं है, ना ही किसी कीमत पर सीरिया से जुड़े अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करने वाला है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एक बार फिर से रशिया और इजराइल एक दूसरे के सामने डायरेक्ट वॉर में आ सकते हैं क्या? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।